हाँ भाई। कल के लेक्चर में हमने एक टॉपिक के बारे में बात की थी और जिस टॉपिक का नाम था ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत। 1 मिनट बाद देख लो। ग्रिफिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा, एक्सपेरिमेंट इस बात पे चल रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने क्या किया, 2 प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी देखे। एक ऐसा न्यूमोनी जीवाणु जिस पर श्लेष्मा का आवरण होता था, उसे हम एस प्रभेद कहते थे, और जिस पर कोई आवरण नहीं होता था या उसकी सतह खुरदरी होती थी, उसे हम आर प्रभेद कहते थे। ठीक है भाई। तो 2 प्रकार के स्ट्रेन थे, एक तो था एस प्रभेद और एक था आर प्रभेद। अच्छा, जो एस प्रभेद था वो रोग कारक था, अर्थात रोग फैला सकता था, और जो आर प्रभेद वाला जीवाणु था वो रोग नहीं फैला सकता था। ये बात उनको पता थी। तो उन्होंने क्या किया, एक चूहा, और इस चूहे में जब एस प्रभेद को प्रवेश कराया तो इस चूहे की हो जाती है मृत्यु। रीजन हमको पता है, इसने इसमें न्यूमोनिया रोग फैला दिया होगा, इसकी मृत्यु हो गई। अब ये बात कर रहा हो कोई सो, एस प्रभेद को जब किसी चूहे में प्रवेश कराया तो उसकी मृत्यु हो गई। रीजन इसमें न्यूमोनिया रोग फैला दिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु ने, और जब आर प्रभेद वाला इसमें प्रवेश कराया तो ये जीवित रहा। क्यों? क्योंकि आर प्रभेद रोग फैलाता ही नहीं है, और यदि आर प्रभेद रोग फैलाएगा ही नहीं तो चूहा मरेगा नहीं। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि जो एस प्रभेद था इसको ताप से मृत कर दिया, ताप मृत, अर्थात इस जीवाणु को मार दिया, और इस ताप मृत जीवाणु को जब इसके अंदर प्रवेश कराया तो फिर ये जीवित रहा। समझ रहे भाई? जीवित तो रहना ही है, क्योंकि एस प्रभेद जो रोग फैलाता था वो हमने नष्ट तो कर दिया, अब वो मर गया तो वो अब कैसे रोग फैला सकता है? बिल्कुल नहीं फैला सकता। तो चूहा कैसा रहेगा भाई? जीवित रहेगा। लेकिन जो उनका लास्ट एक्सपेरिमेंट था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट कैसे? जब इन्होंने आर प्रभेद जो कि जीवित अवस्था का जीवाणु था और एस प्रभेद जो ताप मृत था, जब दोनों को सम्मिलित रूप से इसमें प्रवेश कराया, एक तो आर प्रभेद को और एक एस प्रभेद को जो कि कैसा था? ताप मृत, जब सम्मिलित रूप से इस चूहे में प्रवेश कराया तो इस चूहे की क्या हो गई? नहीं होनी चाहिए थी, मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी ऐसा जीवाणु इसके अंदर नहीं डाला जो इसमें रोग फैला सके, क्योंकि आर प्रभेद तो फैलाता ही नहीं है, और जो एस प्रभेद फैलाता था वो हमने नष्ट कर दिया था। तो फिर इस चूहे की मृत्यु कैसे हुई? तब ग्रिफिथ ने कहा कि श्योर कोई पदार्थ एस प्रभेद मृत जीवाणु से निकलकर आर प्रभेद वाले जीवाणु के अंदर गया होगा और उसने अपनी क्या बनवाई होंगी? संतान बनवाई होंगी। केवल वो इतना ही बता पाए थे कि कोई पदार्थ निकला होगा। तो फिर 3 वैज्ञानिक आए, एवेरी, मैकलियोड, मैकार्टी। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, आगे बढ़ाए कि आखिर ये पदार्थ कौन सा गया होगा। अब बहुत अच्छा इनका एक्सपेरिमेंट था, सिंपल सा था कि यदि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होगा तो उन्होंने सबसे पहले प्रोटीएज डाला कि यदि प्रोटीन होगा ना आनुवांशिक पदार्थ तो ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया रुक जाएगी, क्योंकि प्रोटीन नष्ट हो जाएगी प्रोटीएज एंजाइम से। ठीक है, आरएनए होगा तो आरएनए डाला। जब उन्होंने
प्रोटियोज और आरएनएज दोनों डाले तो रूपांतरण की क्रिया जारी रही। तो उन्होंने कहा यदि प्रोटीन और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता, ठीक है। और जब उन्होंने डीएनए डाला तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया रुकी। तो इससे क्या पता चला कि एस प्रभेद से जो कोई जीवाणु निकला, कोई पदार्थ जो निकला वो कौन होगा? डीएनए होगा। क्योंकि डीएनए एज जब एंजाइम डाला था ना तो इसमें रूपांतरण की क्रिया रुक गई थी। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर डीएनए डालेंगे तो इसका डीएनए क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अब डीएनए नष्ट हो जाएगा तो ये पदार्थ दूसरे जीव में नहीं जाएगा और उसकी नई संतानें नहीं बनेंगी। तो ऐसे इन्होंने बताया था कि भाई डीएनए ही कौन है एक। लेकिन मैं आपको एक दुख भरी बात बता दूं कि इन्होंने जितनी भी मेहनत की वो सब बेकार थी। उस समय तक कोई डीएनए वीएनए को जानता ही नहीं था क्या है डीएनए। सब प्रोटीन रटे रहते थे, पता ही नहीं था क्या है डीएनए। वो कहते हैं यार हमें जिस नाम का ही नहीं पता है हम नहीं मानेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल है। इनके नियम को बेचारों को फैल साबित कर दिया गया। मतलब माना नहीं था, फैल तो नहीं किया था लेकिन माना नहीं, किसी ने इनकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जैसे मेंडल ने अपने रिसर्च किए थे ना, तो जब मेंडल ने अपने रिसर्च किए थे ना उस समय उन पर कोई ध्यान नहीं देता था, ठीक है। लेकिन जब 3 वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस, एरिक बॉन शेरमेक वगैरह और आए, उन्होंने जब उनके नियमों को देखा, पुनर्खोज की, तब दुनिया को पता चला कि वो कुछ साल पहले कितनी बड़ी खोज हमारे लिए करके गए थे। तब से मेंडल का जिक्र है किताबों में, उससे पहले कहीं नहीं था भाई, ठीक है। मेंडल एक साधारण व्यक्ति थे, कोई भी साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन आज वो जेनेटिक्स के फादर हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स आर नोन एज ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे स्टार्ट तो इन्होंने किया था ग्रिफिथ ने, लेकिन इनके नियम को अमान्य घोषित कर दिया गया था। फिर एक श्रेय लेने वाले वैज्ञानिक, कुछ ऐसे व्यक्ति भी तो होते हैं जो श्रेय ले जाते हैं। श्रेय का मतलब जानते हैं कि कोई मतलब स्टार्टिंग तो कोई और करता है और खुद लास्ट में आके मतलब हाँ भाई मैं हूँ, मैन, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा जब कई बार जैसे वो होता है ना, कोई फंक्शन वगैरह होता है, ठीक है, तो एक तो ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब वैसे कामों को करता रहता है मेहनत से और पूरे दिन लगा रहता है। कोई जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई हलवाई लगे हुए हैं, ठीक है, हाँ हलवाई ना जाने पर अपने जीवन में देखे हुए कहा तुमने भाई, ठीक है। चलिए, तो हाँ, और अब एक व्यक्ति तो ऐसा है जो सुबह से शाम तक लगा हुआ है उनके साथ, हाँ भाई क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए। अब एक व्यक्ति कोई अच्छे से कपड़े पहन कर, हाँ भाई बोल ये काम हुआ कि नहीं वो बोल, और ऐसे। अब लोगों को क्या लगता है यार ये तो मेन व्यक्ति है, मतलब पूरा काम इसी ने किया होगा क्योंकि ये तो बहुत तेज़ चल रहा है, इधर उधर उसके इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। लेकिन नींव की ईंट कौन था जो बेचारा वैसे कपड़े पहन के और लगा हुआ था भाई पूरा, जैसे आलू को छीलना, ठीक है, आलू के छिलके उतारना भाई, ठीक है। चलिए, तो भाई सुनिए, कोई बात नहीं, जस्ट ए जोक। जो ग्रिफिथ थे ना, उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रयोग करना स्टार्ट किया था डीएनए के ऊपर। अब श्रेय लेने वाले कौन है उनके बारे में अब हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके नोट्स लिखना, उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम समझेंगे, ठीक है। लिखो, हेडिंग लगाइए सभी। हेडिंग लगाइए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। हेडिंग लगाओ, हेडिंग है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। लिखिए इसमें, हर्शे एवं चेस ने
हर से सा षटकोण वाला आएगा, ठीक है। हर से एवं चेस ने, चेस वैज्ञानिक हैं दोनों, हर से एवं चेस ने अपने प्रयोगों के आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया, इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं। जीवाणु भोजी अंडरलाइन करना है इसको, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं ना इंग्लिश में, बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने रेडियो एक्टिव, इन्होंने रेडियो एक्टिव P32 फॉस्फोरस का होता है ना 32, रेडियो एक्टिव हो ना ये P32 है ना, रेडियो एक्टिव P32 व गंधक, गंधक सल्फर बोले, गंधक S35 का उपयोग करते हुए, S35 का उपयोग करते हुए जीवाणु भोजी के जीवन चक्र का अध्ययन किया, जीवाणु भोजी के जीवन चक्र का अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने रेडियो एक्टिव P32, इन्होंने रेडियो एक्टिव P32 व S35, P32 व S35 तत्वों युक्त माध्यमों पर इन विषाणुओं को संवर्धित किया, माध्यमों पर इन विषाणुओं को संवर्धित किया। ये रेडियो एक्टिव तत्व जीवाणु के, रेडियो एक्टिव तत्व जीवाणु के विभिन्न घटकों में
स्वांगीकृत हो जाते हैं। स्वांगीकृत, पूछ लो, स्वांगीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अतः जीवाणुओं, जीवाणु नहीं बोलूँगा मैं, अतः जीवाणु भोजियों की, अरे बाई मिस्टेक, सुनो, हाँ जीवाणु लिखो, मैं करा दूंगा। क्या लिखा है मैंने? अतः जीवाणुओं, जीवाणुओं करना, अतः जीवाणुओं, जीवाणु कर लिया, ब्रैकेट में लिखो ई कोलाई, ई कोलाई। अब सुनो, ये जो पहली लाइन है ना, ना काटनो ना है, हाँ सुनो, इन विषाणु लिख रही है ना, इन विषाणु, इन विषाणु लिख रही है ना यहाँ से पहले, तो इन विषाणु की जगह पे आप लिख लो ई कोली जीवाणु, बस ई कोली जीवाणु। हाँ, को और कुछ नहीं करना है आपको। ई कोली जीवाणु को संवर्धित किया, ऐसे लाइन बन जाएगी, ठीक है। संवर्धित किया और ये तत्व हाँ सही है। अब केवल ई कोलाई जीवाणु करेक्ट करना होगा पे, इन विषाणु की जगह पे बस। चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणु, ऐसे ना लिखे करें यार, ई कोली, हाँ ई कोली जीवाणु है ना, ई कोली, इसको ऐसे लिखना है भाई सभी को, ई कोली या ई कोलाई। हाँ लिखो, बात मत करो। जीवाणुओं की, जीवाणुओं की दो कॉलोनियां की, दो कॉलोनियां विकसित हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, जिसमें एक समूह, एक समूह P32 वाला, एक समूह P32 वाला, वह दूसरा समूह, वह दूसरा समूह S35 वाला होता है। एक समूह P32 वाला, वह दूसरा समूह S35 वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इन जीवाणुओं पर, अब इन जीवाणुओं पर जीवाणु भोजी विषाणुओं का, अब इन जीवाणुओं पर जीवाणु भोजी विषाणुओं का संक्रमण कराया। तो जीवाणु भोजी इस जीवाणु से, तो जीवाणु भोजी इस जीवाणु से पूंछ की सहायता से चिपककर, पूंछ की सहायता से चिपककर अपने सीड्स में उपस्थित डीएनए को, अपने सीड्स में उपस्थित डीएनए को जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है, जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है।
नेक्स्ट पॉइंट, 30 मिनट बाद जीवाणु भोजी 30 मिनट बाद जीवाणु भोजी जीवाणु की कोशिका का विघटन कर विमुक्त हो जाते हैं। विमुक्त यानी कि अलग हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं और विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि एक समूह के जीवाणु भोजी के डीएनए में, एक समूह के जीवाणु भोजी के डीएनए में रेडियो एक्टिव P32 तथा दूसरे समूह के जीवाणु भोजी के बाह्य प्रोटीन कैप्सिड आधे पे छोटी की मात्रा कैप्सिड में रेडियो एक्टिव S35 उपस्थित था। कैप्सिड में रेडियो एक्टिव S35 उपस्थित था। नेक्स्ट पॉइंट, अब इन्होंने इन रेडियो एक्टिव तत्वयुक्त जीवाणु भोजियों को अलग अलग सामान्य ई कोलाई पर संक्रमण कराया। नेक्स्ट पॉइंट, संक्रमण के कुछ मिनट बाद, लिखिए, संक्रमण के कुछ मिनट बाद अपकेंद्रण जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है, अपकेंद्रण द्वारा जीवाणु को जीवाणु भोजी कणों से अलग कर दोनों में रेडियो एक्टिव तत्वों का विश्लेषण किया। नेक्स्ट पॉइंट, विश्लेषण में पाया गया कि
जीवाणु भोजी का 95% रेडियो एक्टिव डीएनए जिसमें P32 की मात्रा थी, वह जीवाणु में अंतः स्थापित हो जाता है। जबकि S35 की संपूर्ण मात्रा जीवाणु भोजी की प्रोटीन खोल में विद्यमान रहती है। लास्ट पॉइंट, इससे सिद्ध होता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन डीएनए प्रवेश करता है। अतः आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। बिना बात किए बिल्कुल बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए भाई। कॉपी बिल्कुल बंद कर दो, पूरा ध्यान बोर्ड पर। सुनो, हर्शे और चेस नाम के दो साइंटिस्ट, इनमें शायद एक फीमेल थी, है ना, शायद मार्था चेस उसका नाम था, ऐसे कुछ है ना। सुनिए, दो साइंटिस्ट थे भाई, एक हर्शे और एक चेस। इन दोनों ने सिद्ध किया कि वास्तव में डीएनए ही कौन है, एक आनुवांशिक पदार्थ। लास्ट 10 मिनट लगेंगी आपको इसके कंसेप्ट को समझने में, ठीक है। बहुत सिंपल सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना बस। एक बात बताओ, अच्छा मतभेद इस बात पे चल रहा था, कुछ तो कह रहे थे कि भाई प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है, और कुछ कह रहे थे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इस पे बहुत बड़ा मतभेद चल रहा था। अब हर्शे और चेस ने एक छोटा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाया भाई? उन्होंने कहा यार एक कोई ऐसा तत्व लो जो डीएनए में हो और प्रोटीन में हो, ठीक है। अब सुनो, हर्शे चेस ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने प्रयोग के लिए एक तो लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। क्या लिया?
अच्छा, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो जनरल तत्व से थोड़े से विशिष्ट होते हैं, उनमें शायद चमक होती है, शाइनिंग होती है। यदि आप उनको यूवी रेज में डालेंगे तो वो चमक उत्पन्न करते हैं। ये रेडियो एक्टिव तत्व की विशेषता होती है। ना जाने का रेडियो एक्टिव तत्व ने ना सुने। रेडियो एक्टिव तत्व विशिष्ट होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव जनरल तत्व से थोड़ा अलग होते हैं, उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं, बस इतना मतलब होता है उनका, ठीक है। सुनिए भाई, कंसेप्ट को समझना। उन्होंने क्या किया, एक तो रेडियो एक्टिव तत्व लिया फॉस्फोरस, ठीक है, और एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया भाई सल्फर। इन्होंने ये दो ही तत्व क्यों लिए वो समझो, इसका रीजन समझ। लाला बहुत असहज हो रहा तू, रोना कैसा है तेरा नाम, है ना? विद्या देवी स्कूल बोलो जाए, विद्या देवी स्कूल। यहाँ डिसिप्लिन प्लस हार्डवर्किंग दो चीज़ मिलेंगी बस, ठीक है। क्लास में पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए, टॉपिक पर कंसंट्रेट होना चाहिए। सुनिए भाई, अब बीच में कोई डिस्टर्ब मत करना मुझे। हर्शे और चेस ने आनुवांशिक पदार्थ को सिद्ध करने के लिए दो रेडियो एक्टिव तत्व लिए, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया भाई फॉस्फोरस और एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया सल्फर। इनके पीछे कारण था। कारण क्यों भाई? याद कीजिए, आपके डीएनए में इनमें से कौन सा पदार्थ मिलता है बोलो? अरे हमारा डीएनए जो बनता है, डीएनए जो बनता है ना, डीएनए, उसके बनने में फास्फोरस की भूमिका नहीं होती क्या बोलो? होती है ना फास्फोरस की। इसलिए उन्होंने फास्फोरस को लिया, क्योंकि मतभेद ही दोनों चीज़ों पे था कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है या डीएनए। तो इन्होंने क्या किया, दो ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व लिए जो इनके निर्माण करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो सुनिए, डीएनए को बनाने के लिए अहम भूमिका होती है ना फास्फोरस की। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि डीएनए में 100% फास्फोरस पाया जाएगा, ठीक है। और जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन, उसमें जो अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि यूनिट ऑफ प्रोटीन कौन है? अमीनो एसिड। प्रोटीन की इकाई कौन है भाई? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड के निर्माण में, अमीनो एसिड के निर्माण में भाग लेता है कौन? सल्फर। समझ में आ गई बात, ठीक है। कौन भाग लेता है? सल्फर। तो बताओ, ये दोनों रेडियो एक्टिव तत्व अपने इस अलग अलग पदार्थ बनाते नहीं बनाते? भाई फास्फोरस तो पाया जाता है डीएनए में केवल, यहाँ की बात करें तो, और सल्फर पाई जाती है किस में? प्रोटीन में। ना तो सल्फर डीएनए में होगी, केवल किस में होगी? प्रोटीन में। और प्रोटीन में कौन नहीं होगा? फास्फोरस। समझ गए ना? तो इसलिए इन्होंने दो रेडियो एक्टिव तत्व लिए। पहला कारण तो ये समझो कि इन्होंने क्यों लिए, क्योंकि मतभेद इसी बात पे था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या प्रोटीन। तो इन्होंने दो ऐसे तत्व लिए जो इनको बनाने में अहम भूमिका निभाते थे, ठीक है। अब सुनना भाई, ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अब इन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में दो जीवाणु लिए। अब इनको ध्यान से सुनना भाई। एक इकोलाई जीवाणु है, शायद आपने इसका नाम सुना होगा। इकोलाई नाम का जीवाणु है। ये किस नाम का जीवाणु है? इकोलाई, ठीक है भाई। इन्होंने दो जीवाणु लिए अलग अलग, जिनका नाम था इकोलाई जीवाणु। क्या नाम था? इकोलाई जीवाणु। लास्ट बेंच के चारों जने खड़े हो जाओ। तो जो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए थे उसने, एक तो P32 लिया था और एक S35 लिया था। अब कंसेप्ट आएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, उन्होंने क्या किया कि दो सामान्य इकोलाई जीवाणु लिए, ठीक है भाई, इकोलाई जीवाणु, और इन इकोलाई जीवाणुओं का कराया संवर्धन। क्या कराया? और मैंने कहा था संवर्धन का मतलब इनका आप रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, इनकी आप संतान प्राप्ति कर रहे हैं। कौन की? इकोलाई की। तो सुनना भाई, एक बात सुनना, यदि मैं इनका क्या कराऊं,
संवर्धन कराऊं, इनका मैं संवर्धन कराऊं, तो बोलो इन्होंने संवर्धन कैसे कराया। सुनो, यहां कोई संवर्धन माध्यम लिया होगा, यहां भी संवर्धन माध्यम, तो इस संवर्धन माध्यम में तो डाला मात्र P32, केवल रेडियो एक्टिव डाल दिया पदार्थ, और इसमें डाला रेडियो एक्टिव कौन सा, S35। अब सुनो, जब ई कोलाई अपनी संतान बनाएगा तो उसको फास्फोरस और सल्फर नहीं चाहिए क्या, बोलो चाहिए ना। यदि ई कोलाई को अपनी नई संतान बनानी है तो उसमें डीएनए नहीं बनेगा क्या, नई संतान में उसमें प्रोटीन नहीं बनेगी क्या, बोलो बनेगी ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये ई कोलाई अपनी संतान बनाएंगे तो इनको फास्फोरस और सल्फर लेनी पड़ेगी ना, लेनी पड़ेगी ना। और हमने इनको किस प्रकार के तत्व प्रोवाइड कर रखे, रेडियो एक्टिव। कैसे, भाई सुनो, ई कोलाई को फास्फोरस चाहिए, हमने साधारण फास्फोरस ना दई बा काजे, कौन सी दई है, रेडियो एक्टिव। समझ में आ गई बात। दूसरे ई कोलाई काजे कौन सी, सल्फर, रेडियो एक्टिव। अब सुनो, यहाँ सल्फर तो होगी कैसी, नॉर्मल, और यहाँ फास्फोरस कैसे होगा, नॉर्मल। अब समझ में आ गई बात, ठीक है। दो ई कोलाई जीवाणु लिए, दोनों को अलग अलग क्या किया, संवर्धित किया। एक ई कोलाई को तो संवर्धित किया रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले संवर्धन माध्यम पे, और दूसरे ई कोलाई को किया रेडियो एक्टिव सल्फर वाले पे, ठीक है। अब सुनो, जब इनकी संतानें बनेंगी जब इन ई कोलाई की संतानें बनेंगी, आ जाओ चारों, पिट जाएंगे नहीं वैसे ही, वहीं तो देख रहे टुकुर टुकुर। हाँ चलो सुनो, जब ये अब सपोज करो यहाँ पे बात करें हम, है ना, इस ई कोलाई ने जब अपना संतान बनाई, या ई कोलाई ने अपनो संतान बनाई ना, तो या की संतान में बताओ रेडियो एक्टिव डीएनए में रेडियो एक्टिव डीएनए होगा कि नहीं होगा आपको, अर्थात या के डीएनए में फास्फोरस होगी ना, रेडियो एक्टिव वाली, है ना, और सल्फर कैसी होगी, नॉर्मल। और या के जो संतान होंगी उनमें सल्फर तो रहेगी रेडियो एक्टिव और डीएनए में फास्फोरस रहेगी नॉर्मल। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। अब सुनिए, तो अब तुमने सबसे पहले दो ऐसे जीवाणु बना लिए ई कोलाई, एक तो ये रहा ई कोलाई और एक ये रहा ई कोलाई। समझना, ये इनकी संतानें हैं, संतान। तो एक ई कोलाई को तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ये तो कौन है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला ई कोलाई, और ये दूसरा कौन है भाई, रेडियो एक्टिव सल्फर वाला। बोलो ऐसी संतानें आएंगी कि नहीं आएंगी या ई कोलाई की। सुनो, उन्होंने पहले नॉर्मल ई कोलाई लिए थे, है ना, उन ई कोलाई का कृत्रिम रूप से संवर्धन कराया था। एक ई कोलाई का संवर्धन कराया रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे, और एक का संवर्धन कराया रेडियो एक्टिव सल्फर पर। अब सिंपल सी बात है, जब ये अपनी संतान बनाएंगे तो या की संतान में तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया हो जाएगा, और या की संतान में रेडियो एक्टिव सल्फर पाया हो जाएगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल। अब सुनो, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने लिए भाई जीवाणु भोजी। अब याद रहे, एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से मिल जाता है कि जीवाणु भोजी किसे कहते हैं। मैंने 11वीं क्लास में भी आपको बताया था जीवाणु भोजी, नहीं बताया था क्या, नहीं था, शायद तुम्हारे नहीं था ये चैप्टर, है नहीं, आरबीएसई में था। सुनो, ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करें, किसको संक्रमित करें, उन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं। अरे जीवाणु माने जीवाणु और भोजी माने भोजन करने वाला। जीवाणु भोजी कोई जीवाणु नहीं है, जीवाणु भोजी कौन है, विषाणु है, एक वायरस है ये जीवाणु भोजी। इसको जीवाणु भोजी कहते क्यों है, क्योंकि ये जीवाणुओं को खाता है, उनमें संक्रमण फैलाता है। समझ में आ गई बात। तो यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी क्या है, तो आपका एक छोटा सा आंसर रहेगा, ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करें, हाँ संक्रमित करें, खाते नहीं बोलेंगे ना,
ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें हम जीवाणु भोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सुनो, जीवाणु भोजी की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है। ऐसा होता है भाई जीवाणु भोजी, ये बैक्टीरियोफेज है, इसको जीवाणु भोजी कहते हैं, ठीक है। और इसके सेंटर में ना, इसके सेंटर में इसका डीएनए होता है शीर्ष भाग में। सुनो, ये जीवाणु भोजी है, ये इसका शीर्ष भाग है, और इस शीर्ष भाग में क्या है? इसका डीएनए। और ये इसकी पूंछ है, पूंछ, ये धागे से दिख रहे हैं तुमने, या की पूंछ कहलाई जाएगी, ठीक है, पूंछ, समझ रहे? अब सुनो, ये जीवाणु भोजी को शीर्ष है। अब ये ऐसे जीवाणु भोजी हैं जो नॉर्मल हैं। कैसे हैं? अब इन नॉर्मल जीवाणु भोजियों का संक्रमण कौन पे करायो? इन रेडियो एक्टिव जीवाणुओं पे। ये बात समझ में आई? पहले नॉर्मल 2 ई कोलाई लिए, उनका संवर्धन रेडियो एक्टिव माध्यम पे कराया, तो ई कोलाई बन गई रेडियो एक्टिव वाले। एक ऐसा ई कोलाई जहाँ में फॉस्फोरस ही, एक ऐसा ई कोलाई जिसमें सल्फर थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 विषाणु लिए नॉर्मल, उन विषाणुओं को हम क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये 2 नॉर्मल जीवाणु भोजी इन्होंने लिए। अब जीवाणु भोजी का सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता दूं। जीवाणु भोजी एक विषाणु है, और विषाणु अपनी जो संतानें हैं ना, संतान, वो अपने डीएनए से बनाते हैं किसी दूसरे जीव के अंदर। विषाणु अपनी संतान किसी जीवाणु के अंदर बनाते हैं, या किसी कोशिका के अंदर बनाते हैं अपनी संतानों को, ठीक है। सिस्टम समझ लेना क्या होता है। जब इस जीवाणु भोजी का संक्रमण, 2 जीवाणु भोजी मान लो, इन दोनों का संक्रमण इन पे करवाया, तो ये पता कैसे संक्रमण करते हैं। ये 2 जीवाणु भोजी सपोज कर लो भाई, ठीक है, ये 2 जीवाणु भोजी हैं, इन दोनों का ये डीएनए, ठीक है। तो जीवाणु भोजी क्या करते हैं? जीवाणु के शरीर पर केवल चिपकते हैं बस। किसकी सहायता से? पूंछ की सहायता से। किसकी सहायता से? अब मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जो जीवाणु भोजी आपको दिख रहा है ना, इसके बाहर के खोल को, ये खोल दिख रहा हो तुमने, आवरण, या खोलते हम कैप्सिड बोले, का बोले, और ई बनो रे केवल कौन को? प्रोटीन को। समझ गए? बैक्टीरियोफेज को बाहर का जो आवरण होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड, और ये केवल किसका बना होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन में क्या होती है बोलो? सल्फर। क्या होती है? ठीक है। और इसके सीड्स में कौन होता है? डीएनए। पहले तो या के सिस्टम में समझो, जीवाणु भोजी को जो बाहर को खोल है, ये पूरा खोल या छोड़ दो, और पूरा जो खोल है ना वो कई को बन रहा है बोलो? प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। ठीक है। और या के डीएनए में कहाँ पाया जाएगा? फॉस्फोरस। सिंपल सी बात है। अब सुनिए, ये जीवाणु भोजी जो सामान्य थे, अभी जब ये पूंछ की सहायता से इससे चिपक जाते हैं जीवाणु से, ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं ना, तो अपने डीएनए को, केवल अपने डीएनए को ही ये इंजेक्ट करते हैं भाई। इन्होंने अपने डीएनए को इंजेक्ट कर दिया है इस ई कोलाई जीवाणु के अंदर। केवल किसको इंजेक्ट किया है? अपने डीएनए को। किसने? जीवाणु भोजियों ने। अरे संक्रमण फैला दियो इन कोशिका में, अर्थात इन जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। और जब इनको नष्ट कर दिया, संक्रमित कर दिया ना, तो ये इनका जो डीएनए है ना, वो अपनी संतानें बनाता है इसके अंदर। डीएनए किसका है बोलो? जीवाणु भोजी का। इसको संक्रमित कर दिया तो अपनी संतान बनाएगा। ये कहने का मतलब है इसके अंदर बनेंगे अब जीवाणु भोजी। समझ गए? अब ये जीवाणु भोजी दिख रहे तुमने, ये नई संतान है इनकी। कौन ने बनाई? इनके डीएनए ने। कौन है? अब सुनो, जब ये अपनी नई संतान बनाएंगे
तो क्या इनको फॉस्फोरस और सल्फर नहीं चाहिए? क्या बोलो, चाहिए ना। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वो जीवाणु भोजी जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले जीवाणु को संक्रमित करता है, अच्छा यहाँ पे सल्फर तो नॉर्मल है ना, लेकिन फॉस्फोरस कैसी है? रेडियो एक्टिव। तो इसके ये जो जीवाणु भोजी है ना, जिसने फॉस्फोरस वाले पे संक्रमण किया है, क्या उसकी संतान के डीएनए में किस प्रकार का रेडियो एक्टिव होगा? बोलो, फॉस्फोरस नहीं होगी क्या यहाँ में? ना ही बात समझ में। सुनो, एक ऐसा इकोलाई था जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, बोलो हते के ना या के अंदर, और या के अंदर है रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। तो जब ये जीवाणु भोजी अपने डीएनए को इसमें इंजेक्ट करेगा और अपनी संतान बनाएगा, तो संतान बनावे काजे अरे यार जगा दे या कि आधी रात है या कि संतान बनावे काजे इसको फॉस्फोरस ना चाहिए का? तो कौन से प्रकार का फॉस्फोरस आएगा इसके डीएनए में? बोलो, रेडियो एक्टिव। कैसा? समझ में आ गई बात? रेडियो एक्टिव जीवाणु भोजी। अब मैं यहाँ संतानें अलग कर रहा हूँ, ये संतान मैंने अलग निकाल ली भाई, ये संतान है जो या जीवाणु से प्राप्त करी, तो या संतान में कौन होगा? बोलो, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगी ना, बताओ होगी क्या नहीं होगी? तो अब मैं आते रेडियो एक्टिव जीवाणु भोजी कह सकूँ ना, ये रेडियो एक्टिव जीवाणु भोजी है। क्यों? क्योंकि या के डीएनए में कौन है? फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस। अब दूसरे पे बात करते हैं। अब यहाँ भी इसकी संतान बनी, तो खुद दिमाग लगाओ, क्या इसके डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगा? नॉर्मल रहेगा ना। तो कहाँ होगा रेडियो एक्टिव पदार्थ? बोलो, इसके कैप्सिड में होगा। कहाँ पे होगा? तो मैं अब एक ऐसा जीवाणु भोजी बना लूँ इसको, क्या या के कैप्सिड में S35 है, देखो या जगह पे, लेकिन इसका डीएनए कैसा है? नॉर्मल। इसका डीएनए कैसा रहेगा? और रेडियो एक्टिव पदार्थ कहाँ पाया जाएगा आके? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अरे जब जीवाणु भोजी को शरीर बनेगा, यदि आपको फॉस्फोरस चाहिए तो बनेगा डीएनए, और या सल्फर चाहिए तो बनेगा प्रोटीन को खोल। अब सिंपल सी बात है, या को कैप्सिड तो नॉर्मल है, लेकिन डीएनए कैसा हो? रेडियो एक्टिव, क्योंकि फॉस्फोरस वाले वहाँ में संवर्धित हो ही, ठीक है। या को कैप्सिड कैसा हो? रेडियो एक्टिव, लेकिन डीएनए कैसा रहेगा? सामान्य। तो अब तुमने दो मुँह पता हो, एक आध की समझ में ना रहो, थोड़ा कंसेप्ट बड़ो है वो। एक तो ही मैं रिवाइज कर दूंगा ना, सुनो, एक बार सुन लो, 2 बार में आवेगो ना। फिलहाल कंसेप्ट समझ लो छोटो सा। दो जीवाणु भोजी मिल गया हमारे काज। एक ऐसा जीवाणु भोजी जिसके डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, लेकिन उसकी कैप्सिड कैसी है? सामान्य। रिया पे बहुत जोर पड़ रहा हो तो समझ में आ रहा हूँ, बिल्कुल आ जाएगा, दोबारा देख लियो। सुनो, हाँ कोई बात नहीं, सुन लो। अरे धैर्य तो रखे करो। ये दूसरा बैक्टीरियोफेज है जिसका डीएनए तो है नॉर्मल और कैप्सिड है रेडियो एक्टिव, ये ठीक है। अब सुनो, अब क्या हुआ? अब हमने दोबारा, अब लाला लास्ट कंसेप्ट है, अब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। सुनो, अब हमने दोबारा 2 सामान्य इकोलाई ले लिए। अब सामान्य इकोलाई, अब ये सामान्य इकोलाई है, ठीक है। और इन दोनों सामान्य इकोलाई पर इन दोनों का संक्रमण कराया। देखो, पहले हमने ऐसे जीवाणु भोजी लिए जो सामान्य है बिल्कुल, लेकिन इनकी संतान कैसी है गई? रेडियो एक्टिव। एक तो ऐसी कॉलोनी है जाक में रेडियो एक्टिव डीएनए, और एक ऐसी है जाको रेडियो एक्टिव कैप्सिड है। बोलो आते हैं क्या ऐसे 2 जीवाणु भोजी। अब हमने सामान्य इकोलाई ले लिए 2 सामान्य इकोलाई, अब इन पे हमने संक्रमण कराया। अब लास्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
एक बात सुनना, ये दो डीएनए भाई, ठीक है, ई तो एस और डीएनए जो रेडियो एक्टिव है, बोलो है कि ना है। लेकिन कैप्सिड कैसी है, नॉर्मल। और जो सेकंड जीवाणु बोझी है, इसका डीएनए तो कैसा है, नॉर्मल, लेकिन कैप्सिड कैसी है, रेडियो एक्टिव। बोलो है कि नहीं, है ना। अब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों जीवाणु बोझियों का संक्रमण दो सामान्य इकोलाई जीवाणु पे कराया। दो सामान्य, दोबारा से दो सामान्य इकोलाई लिए, पहले भी लिए थे, लेकिन पहले इनको रेडियो एक्टिव किया था, फिर इन पर सामान्य विषाणु को संक्रमण हो तो फिर रेडियो एक्टिव विषाणु बने। अब इन रेडियो एक्टिव विषाणु को दोबारा से संक्रमण हम कौन पे करा रहे हैं, सामान्य इकोलाई पे। तो जैसे ही ये इसको संक्रमित करेंगे तो इनको तो वही प्रोसेस है, ई तो अपने डीएनए छोड़ेगा और ये भी अपने किसको छोड़ता है, डीएनए को। और जो प्रोटीन को खोले ना, वो तो बाहर ही रह जाए, इनको यही चिपके रह जाए, अंदर ना जाए, ठीक है। इन्होंने इन कोशिकाओं को संक्रमित कर दिया। जैसे ही संक्रमित किया, कुछ देर बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूग कर देते हैं, मिक्सी जूसर रहे ना, मिक्सर जूसर, तो वो प्रक्रिया ही अपकेंद्रण कहलावे। मतलब बहुत तेज गति से घुमाना किसी भी चीज़ को, वही अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूग कहलाता है भाई, समझ रहे। अरे अपकेंद्रण विधि थी तो शायद जो मक्खन वगैरह निकलता है, कौन सी विधि है, अपकेंद्रण ही तो है शायद, ना आएगा तो क्या है वो, सेंट्रीफ्यूग मींस क्या होता है, बहुत तेज़ी से घुमाना, ठीक है। सुनिए भाई, क्यों घुमाते हैं, घुमाना क्यों जरूरी है वो देखो। अरे ये चिपका हुआ है ना, इससे जब तक आप इसको तेज़ नहीं घुमाएंगे ना, तब तक इससे हटता नहीं है। जब आप इसको तेज़ घुमाएंगे ना, तो ये अलग हो जाएगा, प्रोटीन का खोल जो है अलग। ये कोशिका संक्रमित हो चुकी है इकोलाई की। अब इसका विश्लेषण किया गया, मतलब परीक्षण। तो जब इसका परीक्षण किया गया ना, तो सुनो, अब इंटरेस्टिंग बात है, कंसेप्ट सुनना। जब इन दोनों इकोलाई का परीक्षण किया गया तो क्या पाया गया कि ये इकोलाई, बोलो कैसो मिलेगा, बताओ, नहीं मिलेगा ये रेडियो एक्टिव, मिलेगा, मिलेगा ना। क्यों, क्योंकि इस पर उस जीवाणु बोझी ने संक्रमण किया था जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव वाला था, ठीक है। तो देखो, उन्होंने तो विश्लेषण किया था, विश्लेषण किया तो पता चला कि ये जीवाणु तो था रेडियो एक्टिव और ये जीवाणु रेडियो एक्टिव नहीं था, समझ गए। तो याते उन्होंने एक निष्कर्ष निकालो कि यार जो जीवाणु रेडियो एक्टिव है ना, उस पे तो उस जीवाणु बोझी ने संक्रमित किया था जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव था। समझो आप मेरी बात को कि यार इस जीवाणु पे तो उसने संक्रमण किया था जिसके डीएनए में रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। अब ये तो पता ही है ना, हमने उसी को तो लिया था। और ये जो दूसरा था, उस पे उस जीवाणु बोझी का संक्रमण कराया जिसके प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी, डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था। तो क्या कारण है कि ये जीवाणु तो रेडियो एक्टिव मिला और ये जीवाणु रेडियो एक्टिव नहीं मिला? तो इसका एक सीधा सा कारण था कि उस जीवाणु भोजी से केवल कौन आया था? डीएनए। अरे इसका डीएनए ही तो रेडियो एक्टिव था भाई, और प्रोटीन का खोल तो सामान्य था। इसका प्रोटीन का खोल रेडियो एक्टिव था, डीएनए सामान्य था। यदि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होता ना तो ये रेडियो एक्टिव पाया जाता फिर, लेकिन ये पाया गया क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए गया था। कौन गया था? तो ऐसे उन्होंने सिद्ध किया कि वास्तव में डीएनए ही कौन है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। कौन है? अब अगले 5 मिनट और सुन लो, 5 मिनट बाद तुम्हें पूरा टॉपिक लर्न हो जाएगा, ठीक है? अब मैं यार रिवाइज करा रहा हूँ तरीका से। चलो भाई सुनो, अब ला लाओ, माइंड है पूरे कंसंट्रेट पे ले आओ बोर्ड पे, और 2 मिनट में समझ जाएंगे तुम। अब यार सुनो, पहली मेरी बातें सुनिए सभी। हर्शे और चेस ने 2 रेडियो एक्टिव तत्व लिए,
एक लिया फॉस्फोरस और एक लिया सल्फर। क्यों लिए? क्योंकि फॉस्फोरस बनाता है डीएनए और सल्फर बनाती है प्रोटीन। तो अपने प्रयोग में ज़रा ध्यान से सुनना भाई, अपने प्रयोग में इन्होंने सबसे पहले 2 सामान्य इकोलाई ले लिए सामान्य इकोलाई। इन दोनों इकोलाई का कराया संवर्धन, और इसमें तो डाला P32 और इसमें डाला S35। समझ गए भाई? अब सिंपल सी बात है, इनके जो संतानें होंगी ना इन इकोलाई की, अच्छा ये इकोलाई कैसे नॉर्मल है ना, लेकिन इनका 5 मिनट लगेंगे बस, लेकिन इनका संवर्धन सुनो, लेकिन इनका संवर्धन हमने रेडियो एक्टिव माध्यम पे किया है ना, रेडियो एक्टिव पे, बोलो किया है नहीं किया? अब सुनो, ये जो फॉस्फोरस है और ये जो सल्फर है ये दोनों ही रेडियो एक्टिव है, तो इनकी संतानें जो होंगी इकोलाई जीवाणु की, बोलो रेडियो एक्टिव होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। तो सुनो, मैं इसको ए समूह बोल दूं, इसको बी समूह बोल दूं, ठीक है, ए और बी समूह। तो इस ये जो संतान है ना इकोलाई, ये बोलो रेडियो एक्टिव होगी क्या नहीं होगी? बताओ, होगी ना। और जो ये वाली संतान है ये भी रेडियो एक्टिव होगी, लेकिन कौन सी? सल्फर वाली। और ये कौन सी है? फॉस्फोरस वाली। अच्छा, दोनों ही रेडियो एक्टिव है ना। और ये कौन है? इकोलाई जीवाणु। कौन है ये? रेडियो एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ पहले। होंगे ना। अच्छा, पहले तो इन्होंने 2 नॉर्मल इकोलाई लिए थे, उनका संवर्धन कराया था रेडियो एक्टिव तत्व पर। जब इनकी संतानें बनी तो 2 प्रकार की संतानें हमको मिलेंगी भाई। जिस इकोलाई का संवर्धन आपने फॉस्फोरस पे किया है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पर, क्या उसकी सभी संतानें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाली नहीं होंगी क्या? और जिसका संवर्धन आपने सल्फर वाले रेडियो एक्टिव पे किया है, तो क्या उसकी सभी संतानें रेडियो एक्टिव सल्फर वाली नहीं होंगी? तो यहाँ तक कोई डाउट? बोलो, सिंपल सी घटना है। अब सुनो, अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने लिए 2 विषाणु। कौन लिए? और ऐसे विषाणु लिए जो जीवाणुओं को भी संक्रमित करते हैं, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं। और मैंने एक डेफिनेशन दी, ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करें हम उन्हें क्या बोलते हैं? बोलो, जीवाणु भोजी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने, अब ध्यान से सुनना, मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, नॉर्मल मान लो जीवाणु भोजी। ये एक जीवाणु भोजी है, ये एक जीवाणु भोजी है, ये दोनों जीवाणु भोजी हैं नॉर्मल, सामान्य, रेडियो एक्टिव नहीं है, ये सामान्य है। अब इन्होंने अपने डीएनए को किस में कराया? इंजेक्ट कर दिया, इसमें इंजेक्ट कर देंगे ये, क्योंकि इनका डीएनए ही इनके लिए क्या बनाता है? संतान बनाता है। अब बहुत सिंपल तरीके से आप समझो, जिस जीवाणु भोजी का संक्रमण हमने ए नंबर के इकोलाई पे कराया है उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, और जिसका संक्रमण बी पे कराया उसमें रेडियो एक्टिव क्या है? बोलो, सल्फर। तो ये जीवाणु भोजी की जो संतान बनेगी ना, क्या वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाली नहीं होगी क्या? बताओ, होगी ना। और फॉस्फोरस जाता किस में? तो इसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा केवल इस जीवाणु भोजी का। बोलो, होगा कि नहीं होगा? केवल कौन रेडियो एक्टिव होगा? इसका डीएनए, बस ये रेडियो एक्टिव होगा। अच्छा, इसकी कैप्चर्ड रेडियो एक्टिव है सके का? तुम सोचो, ना है सके ना कभी भी, केवल कौन होगा या को? डीएनए। अब दूसरी तरफ देख लो, अब दूसरा कंसेप्ट क्लियर है, बहुत सिंपल है ना, कि ये जो सेकंड इकोलाई बैक्टीरियोफेज है, इसका डीएनए कैसा होगा? बोलो, क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ही नहीं है, तो इसका रेडियो एक्टिव होगा कौन? कैप्सिड। कौन होगा? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। 2 संतानें मिल गई आपको बैक्टीरियोफेज की, एक ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसके डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, और एक ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसके कैप्सिड में रेडियो एक्टिव सल्फर है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या किया? अब इन्होंने दोबारा सामान्य इकोलाई लिए, दोबारा सामान्य इकोलाई जीवाणु। अब एरे सामान्य इकोलाई जीवाणु, समझो, ये दोबारा से सामान्य इकोलाई जीवाणु ले लिए, इनका अब क्या कराया भाई? संक्रमण। अब इन्होंने क्या किया? जैसे ही संक्रमण हुआ, संतान बनने से ही पहले, ध्यान से सुनना, यदि 30 मिनट हो जाती तो ये अपनी संतानें बना लेते इसमें,
लेकिन संतान बनने से पहले ही इन्होंने इनको सेंट्रीफ्यूग कर दिया, अपकेंद्रित कर दिया। और देखो सिस्टम तो ये है ही कि इसने अपना डीएनए इसमें इंजेक्ट कर दिया होगा, इसने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। अब इसको सेंट्रीफ्यूग आप करा दीजिए, तो जो कैप्सिड था ना, या जो इसका पूरा खोल था, वो इससे अलग हट जाएगा ई कोलाई से। तो अब ये जो मृत ई कोलाई हैं या संक्रमित ई कोलाई हैं, इनका विश्लेषण कीजिए आप। जब इनका विश्लेषण किया गया तो हर्शे और चेस ने क्या पाया, क्या देखा कि भाई एक ई कोलाई तो रेडियो एक्टिव है, कैसा है, और एक ई कोलाई कैसा है, नॉर्मल। तब उन्होंने कहा यार ये ई कोलाई रेडियो एक्टिव कैसे हुआ। तो उन्होंने और जांच की, पता चला यार इस पे तो उस जीवाणु भोजी का संक्रमण था जिसको हमने फास्फोरस पे संवर्धित किया था। बोलो कि जो जीवाणु रेडियो एक्टिव मिला है उस पे तो उस जीवाणु भोजी ने संक्रमण किया था जिसको हमने कौन से माध्यम पर संवर्धित करा था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले पे। तो उन्होंने सोचा यार रेडियो एक्टिव फास्फोरस तो केवल डीएनए में होता है। केवल किस में होता है, क्योंकि प्रोटीन में तो सल्फर होती है, सल्फर होती है ना, ठीक है। तो सल्फर भी रेडियो एक्टिव थी, लेकिन वो जिस सल्फर युक्त रेडियो एक्टिव जीवाणु भोजी ने जिस जीवाणु पर संक्रमण किया था वो तो कैसा पाया गया था, नॉर्मल। अब आप खुद निष्कर्ष निकालो, क्या वास्तव में ही डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मिला। क्यों, क्योंकि इस जीवाणु भोजी का डीएनए इसके अंदर गया था, क्योंकि फास्फोरस बनता ही डीएनए से, मतलब फास्फोरस होता ही डीएनए में, तभी तो ये रेडियो एक्टिव मिला भाई। तो इस प्रकार खोज की थी हर्शे और चेस ने, और यही क्वेश्चन नीट शायद 2019-18 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतिम डीएनए की खोज करने वाले कौन थे। अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हर्शे और चेस, ग्रिफिथ नहीं था। ये टॉपिक है, ठीक है। बाकी बातें कल करेंगे। एक बार इसको रिवाइज करना।